कारो 2020 का बहुत ही प्यारा रिवीजन करेंगे मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ में। बट आपको कुछ पहले चेकलिस्ट में बता देता हूँ। सर कारो 2020 में आपको क्लॉजेस याद करने पे फोकस नहीं करना है। सर उसके मार्क्स नहीं मिलते। कारो 2020 में हर क्लॉज के यहाँ पे मैंने नाम दे रखा है, नामकरण कर रखा है। सर ये नामकरण हमारे ऑर्डर में नहीं निकल के आया था। कारो का जब ऑर्डर निकल के आया था तो नहीं निकल के आया था, ये बस आपके रेफरेंस के लिए दिया गया है, तो आप इसको नहीं लिखोगे एग्जाम में, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सर क्लॉज नंबर याद नहीं करना। सर ये क्लॉज नंबर के साथ में आपको जो हेडिंग दे रखी है सर, वो हेडिंग समझने के लिए है। ठीक है सर, वो भी याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको क्या वो चीज़ें याद आ जाती है, क्वेश्चन आता है ना तो वो चीज़ें क्लिक हो जाती है, इसलिए दे रखी है। ठीक है सर। एक और छोटी सी चीज, आप कारो समझो सर, कॉन्सेप्ट क्या है कारो का। कारो बेसिकली एडिशनल रिपोर्टिंग है। ऑडिटर के लिए क्या होता है, एक चेकलिस्ट दे रखी होती है, और अगर कारो की एप्लीकेबिलिटी आती है, सर कंपनी पे कारो की एप्लीकेबिलिटी आती है, तो सर ऑडिटर को क्या करना होता है सर, वो एडिशनल चेकलिस्ट जो है ना, उसके बेसिस पे उसको रिपोर्टिंग करनी होती है। तो जब भी आपको कारो की क्लॉजेस दे रखी होगी सर, आपको लैंग्वेज ऐसी ऐसी कुछ मिलेगी, वेदर वेदर वेदर, ऐसी लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है सर, हमने क्या करा है, हमने एक एक चीज में, जैसे फिक्स असेट है सर, ऑब्वियसली सर लैंग्वेज यहाँ पे क्या होगी सर, वेदर कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड, वेदर कंपनी इज डूइंग फिजिकल वेदर फिजिकल वेरिफिकेशन हैज डन बाय मैनेजमेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो लैंग्वेज आपकी ऐसी होगी। ठीक है, पर आपको वो लैंग्वेज तो आप लिख लोगे सर, लैंग्वेज है ना, आप जैसे ही बुक से रीड करोगे वो आप लैंग्वेज लिख लोगे, पर मेन क्या है सर, ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। सर क्या एक एक वर्ड याद करें, नहीं। आप बस ये जो पॉइंट्स है, जो की पॉइंट्स है, उन पे फोकस करो, उनको आप हिंदी में याद कर लो, और इंग्लिश में बस उसको लैंग्वेज में कोट करना है, दैट्स इट। ठीक है, बात समझे क्या सर? हाँ सर, मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दे दिए, अब अपन स्टार्ट करेंगे, पर मेरी बात सुनो ना सर। सर स्टार्ट करने से पहले मैं क्या चाहता हूँ सर, आप वीडियो को बस एक बार जल्दी से लाइक कर दो, और है ना सर, अपने सी इंटर वाले बच्चों के साथ में भी, दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना, ताकि ये सर हमें क्या सर मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं कारो 2020। मेरे इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल ध्यान से फॉलो करते हुए चलना। सर तो पहले कारो 2020 में अपन बात करते हैं सर एप्लीकेबिलिटी की। एप्लीकेबिलिटी में सिंपल बोलते हैं सर ये कारो में, कि सर हर कंपनी पे एप्लीकेबल करवा देना। हर कंपनी पे कारो एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, इस पे एमसीक्यू बन सकता है। फॉरेन कंपनी पे भी सर कारो एप्लीकेबल है, बट फिर इन्होंने दिए कुछ एक्सेप्शन। इन्होंने बोला सर बैंकिंग कंपनी पे सर कारो की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, सेक्शन 8 हो गई, ओपीसी हो गई, स्मॉल कंपनी हो गई। बोलो ना मेरे साथ में सर, कौन कौन सी? सर बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्शन 8, बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्शन 8, ओपीसी स्मॉल कंपनी। ठीक है, साथ के साथ में सर इन्होंने बोला प्राइवेट कंपनी अगर चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर देती है ना, तो सर कारो एप्लीकेबल नहीं है सर, कारो की रिपोर्टिंग एप्लीकेबल नहीं है सर। अगर सर चारों कंडीशन, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ सर, एक भी कंडीशन वायलेट हो गई तो सर कारो को एप्लीकेबल कर देना। हाँ सर, तो प्राइवेट कंपनी पे बोला सर चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो एप्लीकेबल नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने अभी तक क्या बोला सर, कारो अप्लाइज टू ऑल कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी एक्सेप्ट, एक्सेप्ट सर बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्शन 8 ओपीसी स्मॉल कंपनी। ओके सर, देन बात करना प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी सर चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर देती है, कारो एप्लीकेबल मत करना, बट कोई भी कंडीशन वायलेट हो जाती है ना सर, कारो की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी, और इस पर आपको क्वेश्चन मिल जाता है। सर चार कंडीशन क्या है, सुनो ना। सर चार कंडीशन क्या है सर, प्राइवेट कंपनी शुड नॉट बी अ सब्सिडरी और होल्डिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी। मैंने कहा पब्लिक कंपनी को पकड़ो, प्राइवेट कंपनी ना तो उसकी सब्सिडरी है ना उसकी होल्डिंग है, सर फर्स्ट कंडीशन तो ये है, ना तो सब्सिडरी है ना सर होल्डिंग है। ठीक है सर। सेकंड कंडीशन, सर पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व इन सरप्लस। सर पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व इन सरप्लस का अपन टोटल करें ना सर, तो टोटल शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट। मतलब 31/3 को आप देखोगे, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व इन सरप्लस शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 करोड़। सर अगर नहीं हुआ, कंडीशन वायलेट, कारो एप्लीकेबल कर देना। पर मेरी बात को सुनो ना सर, सर यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में सारे रिजर्व आएंगे इंक्लूडिंग योर रिवैल्यूएशन रिजर्व। आपको सर एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, सारे रिजर्व को ले लेना, साथ में रिवैल्यूएशन रिजर्व को भी ले लेना। एक और छोटी सी बात का ध्यान रखना सर, पीएनएल बैलेंस होता है ना, डेबिट बैलेंस, हाँ, पीएनएल डेबिट बैलेंस को सेट ऑफ करते हुए चलना। ठीक है, पीएनएल डेबिट बैलेंस को आप सेट ऑफ करते हुए चलोगे, इस बेसिस पे आप रिजर्व एंड सरप्लस की कैलकुलेशन करोगे, और पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 करोड़। डन सर, क्लैरिटी है? ओके सर। देन बात करना सर बोरोइंग सी। सर बोरोइंग किधर से सर, बैंक या एफआई, बैंक या एफआई। सर बोरोइंग शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 करोड़। बट सर ये बोरोइंग की जो कंडीशन है ना, वो ड्यूरिंग द ईयर है, ड्यूरिंग एनी टाइम है। मतलब सर फॉर एग्जांपल ओपनिंग लोन था,
ओपनिंग बोरोइंग कर रखी थी कंपनी ने 50 लाख की, ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने उठा ली 70 लाख, ठीक है, तो 1 करोड़ 20 लाख हो गए। 31/3 को रीपेमेंट कर दिया था और बोरिंग बची थी टोटल मिला के 20 लाख। सर कारो एप्लीकेबल है क्या? हाँ सर कारो एप्लीकेबल हो जाएगा सर, कंडीशन वायलेट हो गई है क्योंकि सर हम बोरिंग देखते हैं ड्यूरिंग एनी टाइम, ड्यूरिंग एनी टाइम आप बोरिंग देखते हो, तो सर इस बात को भी ध्यान में रखते हुए चलना। सर बोरिंग किससे? सर बैंक या एफआई से। सर शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 करोड़, एंड ये जो कंडीशन है आप कब देखोगे? सर ड्यूरिंग एनी टाइम, ठीक है सर। एंड लास्ट में सर आपका रेवेन्यू, रेवेन्यू की कंडीशन इन्होंने दे दी सर लेस देन इक्वल टू 10 करोड़। रेवेन्यू में एक छोटा सा मसाला ध्यान में रखते हुए चलना, सर रेवेन्यू कंटिन्यूड ऑपरेशन हो या डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हो, सर दोनों को इंक्लूड करके आप रेवेन्यू की कंडीशन को देखते हो, ठीक है सर। ठीक है, क्या क्या मैंने डिस्कस करा मेरे साथ में बोलो ना सर। सर प्राइवेट कंपनी की 4 कंडीशन है सर, चारों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो सर कारो एप्लीकेबल नहीं होगा, बट एक भी कंडीशन वायलेट हो गई ना सर, तो सर कारो को एप्लीकेबल कर देना। सर 4 कंडीशन क्या थी? सर प्राइवेट कंपनी शुड नॉट बी सब्सिडरी और होल्डिंग ऑफ किसकी? सर पब्लिक कंपनी। देन सर पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, सर इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 करोड़, रिजर्व एंड सरप्लस के एडजस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए चलना। सर बोरिंग शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 करोड़, बट ये ड्यूरिंग द ईयर देखते हैं सर। एंड सर रेवेन्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 करोड़, इसमें सर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को भी आप इंक्लूड करते हो। क्या ये बातें आपको समझ में आती है? हाँ सर, अब मेरी बात सुनो ना सर। सर प्राइवेट कंपनी की ये बातें तो ध्यान में रखना, एक छोटा सा चीज को और ध्यान में रखते हुए चलना। सर क्या? सर स्मॉल कंपनी अगर आपको क्वेश्चन में दिख जाए तो दिमाग की मत लगाना सर ये प्राइवेट कंपनी की कंडीशन पे। सर स्मॉल कंपनी दिख जाए तो सर स्मॉल कंपनी पे सर सीधे कारों की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है, ये बात को ध्यान में रखते हुए चलना। तो सर इसमें मसाला क्या है? मैंने कहा मसाला है सर स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन पे। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन क्या है सर? सर स्मॉल कंपनी इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। जस्ट अ सेकेंड, क्या हो गया भाई तुम्हें? स्मॉल कंपनी इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, और सर जिसके पेड अप शेयर कैपिटल इज लेस देन 4 करोड़, टर्नओवर इज लेस देन इक्वल टू 40 करोड़। अगर सर ये कंडीशन हो जाती है ना प्रीसीडिंग ईयर की, तो सर वो स्मॉल कंपनी में आ जाती है और सर कारो एप्लीकेबल नहीं होता। आप प्राइवेट कंपनी को इन 4 कंडीशन पे मत जाना, ठीक है सर। सर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं रिवीजन में मैंने आपको बड़े बढ़िया तरीके से लिंकिंग कर दी इसकी, ठीक है सर। अच्छा एक छोटी सी चीज़, क्लॉजेज आपकी रेफरेंस के लिए दे रखी है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर लोड मत लो, टाइम वेस्ट मत करो आप, ठीक है सर। नंबर नहीं मिलते भाई, नंबर नहीं मिलते। अब बात करते हैं सर ऑर्डर की। तो ऑर्डर में क्या हुआ था? पैराग्राफ 3 था जिसमें सर बहुत सारी क्लॉजेस दे रखी थी, अपन एक एक क्लॉजेस की बात करते हुए चले गए। पहली है सर फिक्स असेट की। अगेन सर हेडिंग बस आपके लिए रेफरेंस के लिए दे रखी है, कंफ्यूज मत होना। सर फिक्स असेट की मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था? सर कारो क्या है? एक चेकलिस्ट है। तो आपको लैंग्वेज कैसे लिखनी होगी? सर वेदर 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 वेदर, ऐसी लैंग्वेज आपको लिखनी होगी। पर हैंड रिटन नोट्स पे अपना फोकस क्या रहेगा? सर वो पॉइंट क्या कह रहा है, समझे क्या सर? हाँ, तो सर फिक्स असेट में सर 5 बातें हैं। फिक्स असेट में 5 बातें हैं सर, क्या? सर वेदर कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स। सर प्रॉपर रिकॉर्ड्स किसका? सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का और इंटेंजिबल असेट का। इसमें सर ऑडिटर ये देखता है कि सर प्रॉपर रिकॉर्ड्स में क्वांटिटेटिव डिटेल्स मेंटेन है क्या, सिचुएशन मेंटेन है क्या। मतलब सर कितनी क्वांटिटी है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, इंटेंजिबल असेट की, साथ में सर उनकी सिचुएशन क्या आज की डेट में, ठीक है सर। सेकंड, सर फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट को करनी होती है। हाँ सर, फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट को करनी होती है, तो सर क्या फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट रीजनेबल इंटरवल्स पे कर रहा है क्या? और अगर कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिली है तो सर उसको रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। मतलब मैं आपको सिंपल बोलूँ सर, रीजनेबल इंटरवल बेसिकली होता है 3 साल, ठीक है। तो सर 2 पॉइंट तो बड़े ईजी थे। तीसरा पॉइंट, सर कंपनी ने क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी के टाइटल डीड्स डिस्क्लोज करे हैं? तो सर क्या वो जो डिस्क्लोज करे हैं ना सर, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे ही बोल रहे हैं क्या? सर कंपनी के नाम पे ही बोल रहे हैं क्या? ऑडिटर को इससे लेना देना है। सर अगर नहीं बोल रहे तो ऑब्वियसली सर कुछ डिटेल्स यहाँ पे जाएगी। मेरे साथ में देखो ना एक बार, देखो क्या बोला? वेदर टाइटल डीड्स ऑफ ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्क्लोज इन द एफएस आर हेल्ड इन द नेम ऑफ अ कंपनी। सर अगर कंपनी के नाम पे है तो ठीक है, अगर नहीं है ना तो सर आपको डिटेल देनी होती है। सर क्या क्या डिटेल देनी होती है थोड़ा सा याद करके जाना। प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन दे देना। सर ग्रॉस कैरिंग वैल्यू, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू सर किसके नाम पे है? सर प्रमोटर, डायरेक्टर, रिलेटिव, एम्प्लॉय किसके नाम पे है? सर ये कब से है? और सर रीजन फॉर नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ अ कंपनी, और सर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो सर वो भी बताते हुए चलना, ठीक है क्या? क्या ये बात आपको समझ में आती है? तो सर ये थोड़ा सा आपको याद करते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। 3 पॉइंट बड़े इजी थे। देन फोर्थ पॉइंट मैं पूरा भी समराइज कर दूंगा, डोंट वरी। सर फोर्थ पॉइंट है, सर क्या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट का सर रीवैल्यूएशन हुआ है क्या?
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट का सर क्या रिवैल्यूएशन हुआ है, और सर रिवैल्यूएशन हुआ है तो सर किसने करा है सर, वेदर डन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर क्या, और सर अगर रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने करा है तो कंपनी को क्या करना होता है सर, डिस्क्लोज करना होता है। अगर 10% और मोर से ज़्यादा चेंज है, 10% और मोर से ज़्यादा चेंज है ना, तो सर कंपनी को सर उसका डिस्क्लोजर करना होता है। क्या कंपनी ने उसका डिस्क्लोजर कर दिया है क्या? मेरे साथ में बोलो ना सर, कितने सारे पॉइंट्स हुए सर। वेदर रिवैल्यूएशन हैज़ बीन डन ऑफ पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट वेदर डन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर, और आपको सर स्पेसिफाई करना होता है अमाउंट ऑफ चेंज इफ चेंज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10%। पर यहाँ पे सर थोड़ा सा माहौल है सर, 10% और मोर किस में देखते हो सर? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की क्लासेस होती है, कंप्यूटर हो गया, बिल्डिंग हो गया, तो हर क्लास के लिए आप अलग कैलकुलेट करते हो, और हर क्लास के लिए सर आप एग्रीगेट में कैलकुलेट करते हो। फॉर एग्जांपल मेरी बात को सुनो ना सर। सर बिल्डिंग 1 है 10 लाख की, बिल्डिंग 2 है 20 लाख की ओरिजिनल वैल्यू, सर रिवैल्यूड अमाउंट है 20 लाख और 10 लाख। सर आप है ना बिल्डिंग एक क्लास हो गई सर, इसका एग्रीगेट में देखते हो, एग्रीगेट कितना हुआ 30 लाख, 30 लाख, तो मुझे बताओ कुछ चेंज हुआ क्या? आंसर इज नो सर। सर तो हर क्लास का एग्रीगेट में देखते हो सर, बिल्डिंग का अलग देखोगे, कंप्यूटर का अलग देखोगे, ये बेसिक सी चीज़ है। ठीक है सर। अच्छा यहाँ पे सर आप जो डिफरेंस देखते हो ना सर, वो आप नेट कैरिंग वैल्यू में डिफरेंस देखते हो, नेट कैरिंग वैल्यू और रिवैल्यूएट अमाउंट में डिफरेंस देखते हो। बहुत छोटी सी बात है बट इंपॉर्टेंट बात है, समझे क्या सर? एंड लास्ट पॉइंट है सर, सर क्या कंपनी पे सर कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है रिलेटिंग टू बेनामी ट्रांजेक्शंस? सर अगर है तो क्या कंपनी ने उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर दिया कि दैट्स इट। सर 5 पॉइंट थे, मेरे साथ में एक बार रिवाइज करो ना सर। 5 पॉइंट क्या क्या थे सर? फिक्स असेट से रिलेटेड 5 पॉइंट थे सर। पहला पॉइंट था सर, कंपनी क्या मेंटेन कर रही है प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट, उससे रिलेटेड 2 बातें लिख के आना सर, उनकी क्वांटिटी डिटेल सिचुएशन। ठीक है, इधर देखो, आपको मैं लैंग्वेज पढ़ा दूँ एक इसकी। देखो लैंग्वेज क्या है, where the company is maintaining proper records showing full particulars including quantitative details and situation of property plant and equipment। ठीक है सर, वह द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स शोइंग फुल पर्टिकुलर्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट, वही पॉइंट है। फिर क्या फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट ने रीजनेबल इंटरवल्स पे क्या है, कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिली है तो क्या उसको प्रॉपर्ली डील कर दिया गया? सर वेदर टाइटल डीड्स ऑफ इमूल प्रॉपर्टी जो डिस्क्लोज करी है सर, क्या वो कंपनी के नाम पे ही है? अगर नहीं है तो सर ये डिटेल्स दे देना। सर वेदर कंपनी हैज रीवैल्यूएटेड इट्स पीपीई और इंटेंजिबल एसेट और बोथ ड्यूरिंग द ईयर, इफ सो क्या रिवैल्यूएशन सर रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने करा था? और सर अगर करा था तो अगर चेंज 10% और मोर से है तो क्या सर उसका डिस्क्लोजर, मतलब उसका डिस्क्लोजर कंपनी को भी करना होता है और आप भी स्पेसिफाई करोगे अमाउंट ऑफ चेंज। सर ये 10% की कंडीशन ध्यान रखना सर, ईच क्लास के लिए होती है। और सर अगर आप एग्रीगेट में देखते हो, ये बात का भी ध्यान में रखते हुए चलना। और सर क्या कंपनी पे कोई बिनामी ट्रांजेक्शन था? अगर बिनामी ट्रांजेक्शन है तो क्या कंपनी ने उसको अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज कर दिया क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? ठीक है सर, डन सर। एक क्लॉज हो गई अपनी, बहुत टाइम अपन ने इस पे ले लिया। अब सेकंड क्लॉज सर वेरी इजी, इन्वेंट्री। सर इन्वेंट्री में सर 2 बातों का ध्यान रखना। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। ऑडिटर को तो सर ऐसे 501 के बेसिस पे सर फिजिकल अटेंडेंस देनी होती है, अटेंडेंस देनी होती है अगर मटेरियल होता है तो। हाँ सर, ये बेसिक चीज़ है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री क्या मैनेजमेंट रेगुलर बेसिस पे करवाता है क्या? और रेगुलर बेसिस पे कराता है तो सर उसकी क्या कवरेज, उसका प्रोसीजर अप्रोप्रिएट है क्या? एंड एनी डिस्क्रिपेंसी ऑफ 10%, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, एनी डिस्क्रिपेंसी ऑफ 10% और मोर इन एग्रीगेट फॉर ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री अगर है तो सर, इफ यस तो प्रॉपरली डील्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गया क्या? मैं मेरी बात को ध्यान से सुनो ना सर। फिजिकल वेरिफिकेशन इन्वेंट्री की मैनेजमेंट को करानी है सर, रेगुलर इंटरवल पे कराइए क्या? सर कवरेज प्रॉपर है क्या? सर प्रोसीजर प्रॉपर है क्या? सर अगर डिस्क्रिपेंसी मिली है 10% और मोर इन एग्रीगेट ऑफ ईच क्लास, रॉ मटेरियल के लिए एग्रीगेट कर लो, डब्ल्यू के लिए एग्रीगेट कर लो, फिनिश गुड्स के लिए एग्रीगेट कर लो। सर ईच क्लास के लिए एग्रीगेट में आप देखोगे 10% से डिफरेंस है क्या? सर 10% किस में होता है सर? सर जो बुक्स में इन्वेंट्री बोल रही है और जो फिजिकल इन्वेंट्री बोल रही है, बुक्स में इन्वेंट्री बोल रही है और जो फिजिकल इन्वेंट्री बोल रही है सर, उनमें डिफरेंस को देखते हो कि अगर सर 10% और मोर से ज़्यादा है डिफरेंस है तो क्या सर उसको प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट में डील कर लिया है क्या? क्या ये बात आप समझे सर? समझे, क्लैरिटी है सर? हाँ, छोटी छोटी बातें पर भाई पकड़ के चलनी है। सेकंड पॉइंट क्या सर? सर कंपनी को सेंक्शन हुआ है सर वर्किंग कैपिटल लिमिट ऑफ 5 करोड़, वर्किंग कैपिटल लिमिट ऑफ ग्रेटर देन 5 करोड़। ठीक है ना सर? ये ग्रेटर देन 5 करोड़ की ही क्यों लिमिट है? क्योंकि सर बैंक ऑडिट में आपको लिंक करना होता है स्टॉक ऑडिट, इसी पॉइंट पे कराई जाती है। ठीक है, अगर कनेक्ट कर पा रहे हो तो। तो सर कंपनी को वर्किंग कैपिटल लिमिट, दैट इज योर सीसी लिमिट,
सेंशन हुई क्या ग्रेटर देन 5 करोड़, तो क्या होता है सर, अगर ऐसा होता है ना तो सर कंपनी को सर है ना क्वार्टरली रिकॉर्ड्स अपने सबमिट करने होते हैं स्टॉक के डेटर के। ठीक है, कोई कोई बैंकों में सर मंथली भी होते हैं, है ना। अब क्वार्टरली रिकॉर्ड सबमिट करने होते हैं तो ऑब्वियसली सर वो डेटा दे रहा है। अब ऑडिटर का क्या काम होता है कि सर जो डेटा दिया है ना सर, वो बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच कर रहा है क्या। समझे क्या सर, कॉन्सेप्ट समझे। डेटा दिया है, बैंकर को डेटा दिया है, हाँ सर, तो क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट से सब मैच कर रहे हैं क्या, उनमें डिफरेंस है क्या, ऑडिटर का ये फोकस रहता है। तो सर कंपनी को सेंशन हुई है कि वर्किंग कैपिटल लिमिट ऑफ 5 इज ग्रेटर देन 5 करोड़, अगर हुई है तो क्वार्टरली रिटर्न्स जो फाइल कही है आर इन अग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इफ नॉट गिव डिटेल्स। आप पॉइंट का लॉजिक समझे सर, पॉइंट का लॉजिक समझे। दिस इज योर इन्वेंट्री पोर्शन। क्या ये मेरा पोर्शन कंप्लीट हुआ। ठीक है, मेरे साथ में एक काम करो, अभी तक जितना कारो पड़ा उसको रिवाइज करो। चलो भाई, मैं तो है ना अब पॉइंट्स को देख भी नहीं रहा, मैं तो तुम्हें याद करवा रहा हूँ सारे। सर हमने कारो की एप्लीकेबिलिटी की बात करी, बोलो ना मेरे साथ में, सर कारो अप्लाइज टू ऑल कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। ओके सर, बट सर कुछ एक्सेप्शन है सर, बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्शन 8 1% स्मॉल कंपनी। ओके सर, पर प्राइवेट कंपनी की सर 4 कंडीशन थी, बोलो ना मेरे साथ में, क्या क्यों नहीं बोल रहे। सर प्राइवेट कंपनी शुड नॉट बी सब्सिडी और होल्डिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी, याद आ रहा है क्या। सर 3 कंडीशन और थी सर शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 करोड़। पर इसमें सर रिजर्व एंड सरप्लस में सर रिवैल्यूएशन रिजर्व को भी कंसीडर कर लेना और डेबिट बैलेंस सेट ऑफ कर लेना। अरे माहौल सर, रिवीजन में रिवीजन। सर बोरिंग शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 करोड़। सर इसमें बोरिंग ड्यूरिंग द ईयर देखते हो सर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में इंक्लूड कर लेना लेस देन इक्वल टू 10 करोड़। सर एनी कंडीशन वायलेट कारों को एप्लीकेबल कर देना। सर स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन थी सर 4 करोड़ और 40 करोड़ लिमिट थी सर, है ना। सर वो लिमिट को ध्यान रखना सर, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में अगर कंपनी फॉलो हो गई सर कारों को एप्लीकेबल मत करना। ओके सर, देन हमने बात करी थी सर फिक्स असेट की। फिक्स असेट में क्या बातें करी थी सर, वेदर कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स सर ऑफ व्हाट पीपी एंड इंटेंजिबल। उसमें सर आप कवरेज, उसमें आप सिचुएशन देखते हो, क्वांटिटेटिव डिटेल्स मेंटेन कर रही है क्या कंपनी, वो देखते हो। देन फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, क्या वो रेगुलर इंटरवल्स पे कंडक्ट हो रही है क्या। देन थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था कि थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा था कि सर कंपनी ने इमूवेबल प्रॉपर्टी जो भी है, जो डिस्क्लोज करी एफएस में सर, क्या वो उसी के नाम पे बोल रही है, अगर उसके नाम पे नहीं बोल रही है तो सर आपको बहुत सारी डिटेल देनी पड़ती है। देन फोर्थ पॉइंट था सर एक बेनामी ट्रांजेक्शन वाला पॉइंट था, फिफ्थ था, हाँ ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, बेनामी ट्रांजेक्शन था तो क्या कंपनी में कोई बेनामी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड सर कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है, अगर चल रही है तो सर कंपनी ने क्या उसको डिस्क्लोजर कराया क्या। चैप्टर नंबर 5 में इसका डिस्क्लोजर भी होता है। देन मेरी बात सुनो ना सर, एक और पॉइंट था सर, क्या कंपनी ने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट का रिवैल्यूएशन कराया क्या, अगर रिवैल्यूएशन कराया तो सर रजिस्टर वैल्यू नहीं कराया गया। और अगर चेंज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10% और मोर, ये सर एग्रीगेट में देखते हो, आप ईच क्लास देखते हो, नेट कैरिंग वैल्यू अमाउंट से कंपेयर करते हो, अगर सर डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 10% है तो सर उसका आपको स्टेट करना होता है। वाह सर मजा आ गया सर। देन इन्वेंट्री की बातें करी थी, इन्वेंट्री में तो दो बहुत छोटी सी बातें थी सर, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री शुड बी डन एट रीजनेबल इंटरवल्स बाय मैनेजमेंट, क्या कर दिया है क्या सर, कवरेज प्रॉपर है क्या, प्रोसीजर प्रॉपर है क्या। देन सर डिस्क्रिपेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू 10% और मोर, अगेन सर आप ईच क्लास के हिसाब से देखते हो सर, किस में डिस्क्रिपेंसी सर, बुक्स में जो रिकॉर्ड्स है सर फिजिकल और जो फिजिकली जो रिकॉर्ड है सर उसमें डिफरेंस, अगर सर है तो प्रॉपरली डील कर लिया क्या, बोलो ना मेरे साथ में सर, रिवीजन में रिवीजन चल रहा है सर। देन सर कंपनी को सेंशन हुआ है क्या सर, वर्किंग कैपिटल लिमिट सर कौन सा, ग्रेटर देन 5 करोड़ सर, अगर लॉजिक ये कहता है कि सर क्वार्टरली रिटर्न शुड बी फाइल्ड बाय द कंपनी, अगर सर जो भी फाइल करिए और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है सर वो मैच कर रहा है क्या। सर मैंने अभी तक आपको सर बढ़िया तरीके से 3-4 मिनट में पूरा रिवाइज करा दिया सर, ये क्विक रिवीजन में भी क्विक रिवीजन है सर, ये माहौल कहता है हमारा। आ जाओ मेरे साथ में, अब थर्ड बात है, सुनो ना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, लोन्स एंड एडवांस, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। सर लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, मेरी बात को सुनो ना सर। सर यहाँ पे लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, 4 बातें चलेगी। यहाँ पे पहली बात ध्यान से सुनो सर, दिया है, कंपनी ने लोन दिया है, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करा है, कंपनी ने गारंटी दी है, कंपनी ने सिक्योरिटी दी है, पहले तो अपने दिमाग में ये चीज लेके चलना। ठीक है, अब इसकी बातें सुनना। सर क्या बोला, पहला, कंपनी ने अगर लोन्स, गारंटी, सिक्योरिटी दिए किसी भी एंटिटी को, तो सर आपको ये इंडिकेट करना होता है कि एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंड बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट 31/3, किसको सर, सब्सिडरी जेवी एसोसिएट को सर कितना लोन्स इन्वेस्टमेंट दिया है, कितनी गारंटी दी है, कितनी सिक्योरिटी दी है, इन्वेस्टमेंट नहीं है ठीक है, लोन्स गारंटी सिक्योरिटी दी है, ठीक है, टू सब्सिडरी जेवी एसोसिएट एंड टू पार्टीज अदर देन सब्सिडरी जेवी एसोसिएट। सर पहली बात समझे क्या सर, सर आपको क्या करना होता है सर, कंपनी ने अगर एल
लोन्स गारंटी सिक्योरिटी दी है किसी अदर एंटिटी को, तो सर आपको ये बताना होता है कि कितना सर सब्सिडरी जेवी एसोसिएटेड को दिया है और कितना अदर को दिया है। सर इसमें कितना कि ड्यूरिंग द ईयर कितना अमाउंट का दिया है और सर आउटस्टैंडिंग कितना 31/3 को पड़ा है। क्या आपको ये बेसिक बात समझ में आती है? ईजी है सर? हाँ सर, इसमें कुछ है, माहौल है, बताता हूँ अभी। देन सेकंड पॉइंट सुनना ना सर। सर कंपनी ने लोन्स एडवांसेस गारंटी सिक्योरिटी दी है, सर उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या प्री जुडिशियल क्या हार्मफुल है टू द कंपनी इंटरेस्ट, आपको ये बताना है। ठीक है सर, इजी है सर, बड़ा इजी है। थर्ड पॉइंट सुनना मेरी बात को। सर लोन्स एंड एडवांस दिया है, तो आज बैंक वाले तुम्हें लोन से बैंक से तुम बोरो करते हो, तो सर कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रीपेमेंट स्केड्यूल होता है क्या? हाँ सर, तो यार अगर तुमने किसी को लोन से एडवांस दिया है तो ऑब्वियसली सर स्केड्यूल ऑफ रीपेमेंट शुड बी मेड, जिसमें सर प्रिंसिपल कब कब पे होगा, इंटरेस्ट कब कब पे होगा सर बताना होता है। हाँ सर, तो यही चीज़ है सर, लोन से एडवांस दिया है तो स्केड्यूल ऑफ रीपेमेंट प्रिंसिपल या इंटरेस्ट स्टिपुलेटेड है क्या, और सर रीपेमेंट या रिसिट रेगुलर है क्या? ओके सर। फोर्थ पॉइंट इसी से रिलेटेड हो गया। सर अगर आपने लोन से एडवांस दिया है, सामने वाले ने टाइमली पे नहीं करा है, तो सर वो ओवरड्यू हो गया। हाँ, 31/3 को उसको पे करना था, उसने नहीं करा, दैट इज ओवरड्यू। एक दिन भी हो जाता है ओवरड्यू हो जाता है सर। आपने आपको सर सपोज करो 15 तारीख को पैसा मिलना था उससे, सामने वाली पार्टी से, सर नहीं मिला, वो ओवरड्यू हो गया सर, अगले दिन ही वो ओवरड्यू हो गया। हाँ, अगर सर ये ओवरड्यू सर 90 डेज से ज़्यादा हो जाता है ना, तो सर आपको टोटल अमाउंट कितना ओवरड्यू हो गया 90 डेज से, मतलब ओवरड्यू हो गया ना, तो 90 डेज से ग्रेटर ओवरड्यू वाला आपको स्टेट करना होता है। साथ में सर कंपनी ने क्या रीजनेबल स्टेप्स लिए फॉर द रिकवरी, आपको ये भी बताना होता है। समझे क्या सर? क्या ये बात आप समझे? हाँ सर। अच्छा मेरी बात सुनो ना सर, फिफ्थ पॉइंट और सुनना। सर क्या हुआ, आपने किसी को लोन्स दिए थे, सर उसका रीपेमेंट का टाइम आ गया था ड्यूरिंग द ईयर, बट आपने क्या करा, उस लोन को सर रिन्यू कर दिया, मतलब सर रिन्यू कर दिया, वापस कर दिया या एक्सटेंड कर दिया, बोला कि सर चल 3 साल बाद दे देना, या आपने उसको फ्रेश लोन दे दिया और उसको बोल दिया कि ठीक है तू इसको लोन को सेटल कर, ये तेरा फ्रेश लोन है। सर अगर ऐसा किया है ना पूरे ड्यूरिंग द ईयर, तो सर आपको बताना होता है कितना एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच ड्यूज है जो आपने सर रिन्यू कर दिया, एक्सटेंड कर दिया या फ्रेश लोन दे दिया है। ठीक है, और सर आपको है ना साथ में ये भी बताना होता है कि परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट टू द टोटल लोन ग्रांटेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब सर पूरे साल भर में जितने भी लोन आपने दिए ना, उसमें सर कितने लोन ऐसे थे जो इस कंडीशन के कारण थे। क्या आपको ये बात बेसिक बातें समझी गया सर? फिफ्थ पॉइंट समझा गया सर, एनी लोन ग्रांटेड ड्यूरिंग द ईयर जो फॉल हो रहा था, जिसका रीपेमेंट फॉल हो रहा था, आपने उसको रिन्यू कर दिया, एक्सटेंड कर दिया या फ्रेश लोन दे दिया, तो सर आपको बताना होता है कि सर कितना ऐसा दिया और परसेंटेज ऑफ द टोटल लोन ग्रांटेड, ये भी आपको बताना होता है। ठीक है सर। एंड सिक्स पॉइंट तो सर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको चैप्टर नंबर 5 में डिस्क्लोजर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर आपने कोई लोन दिया है, आपने कोई लोन दिया है दैट इज आइदर रीपेबल ऑन डिमांड और विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स और पीरियड ऑफ रीपेमेंट। सर इसका मतलब समझना, अधिकतर जगह पे गलत पढ़ाया जाता है इसको। सर एनी लोन्स ग्रांटेड, इसका मतलब क्या है, इधर रीपेबल ऑन डिमांड का मतलब क्या है, सर सामने वाले की इच्छा होगी ना तब वो पे करेगा, सर सामने वाले की इच्छा होगी तब वो पे करेगा, तभी तो दिक्कत की बात है सर। और सर ये ऐसे लोन बताऊं, सामने वाले की इच्छा हो तब वो पे करेगा या कोई इस पे आपने टर्म्स एंड कंडीशन ही नहीं डाली, सर अधिकतर सर ये रिलेटेड पार्टीज प्रमोटर स्कीम मैनेजर पर्सन को होते हैं सर, है ना? तो यही पॉइंट है सर, इफ एनी लोन ग्रांटेड आइदर रीपेबल ऑन डिमांड और विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स और पीरियड ऑफ रीपेमेंट, इफ यस स्पेसिफाई, आपको बताना होता है सर कि कितना लोन, अमाउंट ऑफ लोन टू द टोटल लोन है, प्लस एग्रीगेट लोन ग्रांटेड टू प्रमोटर रिलेटेड पार्टी। सर चैप्टर नंबर 5 में इसका डिस्क्लोजर भी आप पढ़ते हुए चलते हो। ठीक है, मई 2024 में 4 नंबर का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 में इसके डिस्क्लोजर पे पूछा था। सर समझिएगा सर, मेरे साथ में एक बार 6 पॉइंट को देख लो ना। सर लोन्स इन्वेस्टमेंट, सर लोन्स इन्वेस्टमेंट, तो पहला पॉइंट है सर कंपनी ने क्या, एल जी एस दिया है टू एनी एंटिटी, तो सर आपको डिटेल बाइफिकेशन करनी होती है सब्सिडी एसोसिएट जेवी और अदर एंटिटी में। ठीक है, इसमें सर एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर और 31/3 को क्या बैलेंस चल रहा था। सर सेकंड क्या, सर टर्म्स एंड कंडीशन क्या प्रीजुडिशियल से क्या। थर्ड क्या सर, सर आपने अगर लोन्स एंड एडवांस दिया है तो सर ऑब्वियसली सर रीपेमेंट टर्म्स स्टिपुलेटेड होनी चाहिए, सर क्या वो रेगुलर है क्या। फोर्थ पॉइंट इसी से रिलेट कर दो, अगर अमाउंट ओवर ड्यू है तो सर ग्रेटर देन 90 डेज को आपको बताना पड़ता है और क्या कंपनी ने स्टेप्स लिए। फिफ्थ पॉइंट, कोई लोन फॉल हो रहा था ड्यूरिंग द ईयर, उसको रिन्यू कर दिया, एक्सटेंड कर दिया या फ्रेश लोन दे दिया टू रीपे द एग्जिस्टिंग, तो आपको बताना पड़ता है।
एंड 6 पॉइंट था सर, एनी लोन ग्रांटेड आइदर रीपेबल ऑन डिमांड और विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स और पीरियड ऑफ रीपेमेंट, इफ यस स्पेसिफाई कि भाई कितना अमाउंट ऑफ लोन टू द टोटल लोन था, एग्रीगेट लोन ग्रांटेड टू प्रमोटर रिलेटेड पार्टी, चैप्टर 5 का डिस्क्लोजर पढ़ के चलना। अभी मेरी बात सुनो ना सर। सर दो बातें सुनना यहाँ पे सर, जो ए और ई बात है ना, ए और ई, सर ये उन कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होता जिनका प्रिंसिपल बिजनेस ही लोन देना है। सर बैंकिंग कंपनी पे तो सर कारो वैसे भी एप्लीकेबल नहीं था, हाँ, पर एनबीएफसी की बातें नहीं करी थी ना, तो ध्यान में रख के चलना सर। सर ये ए और ई बातें हैं ना, ए और ई बातों में कंफ्यूज मत होना सर। एनबीएफसी कंपनी पे ए और ई स्पेसिफिकली बोला है कि सर नॉट एप्लीकेबल। बैंकिंग कंपनी का तो आपको वैसे भी लॉजिक पता था कि सर कारो एप्लीकेबल है ही नहीं। सर एनबीएफसी का ध्यान में रखते हुए चलना। क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर, मैं क्या बोलता हूँ सर, 2 मिनट का ब्रेक लो ना सर। 2 मिनट का क्या, 10 मिनट का ब्रेक लो, यहाँ तक जो पढ़ा है ना उसको एक बार रिवाइज कर लो। मैं भी एक बार पानी के 2 घुट मार लूँ, पानी वानी पी लूँ, ठीक है। गला दुखने लग गया, बहुत क्विकली रिवाइज कराया है। आप एक बार जल्दी से 10 मिनट वीडियो को पॉज कर लो और उसके बाद में आगे का पोर्शन देखना। यस पीपल, आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, 3 बड़ी बातें अपन ने कर ली है, एप्लीकेबिलिटी अपन ने कर ली, अब छोटी छोटी बातें कर लेते पहले। लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, फोर्थ बात बहुत सिंपल है। तो फोर्थ बात बहुत सिंपल है, सिंपल ध्यान रखना। सर लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी अगर कंपनी देती है तो सेक्शन 185 और 186 की कंप्लायंस होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो सर उसकी डिटेल देनी चाहिए। मैं आपको बोलूँ सर, सी इंटर लेवल पे ये क्लॉज का इतना रेलिवेंस नहीं है, बिकॉज आपको 185 186 पहले तो पता ही नहीं है, ठीक है। बट इतना सा बात ध्यान रख के चलो सर, लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी दी है, सेक्शन 185 186 कंप्लाई होना चाहिए, बात खत्म सर। अगर नहीं है डिटेल दो, बात खत्म सर, रीड करके चलो, ठीक है। अभी है ना, आप देखना अपने ना हैंड रिटन नोट्स में ना ए कैटेगरी मार्क है, तो जहाँ पे ए कैटेगरी मार्क है उसको अच्छे से करो, जहाँ पे मार्क नहीं है वो ऑटोमेटिकली आपकी अदर मिसलिनियस कैटेगरी हो गई, ठीक है। अब डिपॉजिट, सर ये डिपॉजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात को सुनो ना सर। सर कंपनी है ना डिपॉजिट लेती है तो आपको लॉ के सेक्शंस याद आने चाहिए, सेक्शन 73 से सेक्शन 76। साथ के साथ में सर डिपॉजिट से रिलेटेड आरबीआई के डायरेक्टिव्स भी इश्यूज होते हैं। अब डिपॉजिट ले रहे तो कंपनी को इससे रिलेटेड कंप्लाई करना है, हाँ सर। सर ये तो बहुत बेसिक बात है, और कंपनी को इससे रिलेटेड कंप्लाई कर रहा है, आपको यही देखना है। सर देखो ना सर, इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी वेदर डायरेक्टिव इशूड बाय द आरबीआई हैव बीन कंप्लाइड, सेक्शन 73 से सेक्शन 76 जो प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में दे रखे और रूल्स मेड देयर अंडर दैट हैज बीन कंप्लाइड। इफ नॉट, अब आगे लिखो, इफ नॉट देन, इफ नॉट तो आपको क्या बताना होता है, नेचर ऑफ सच कॉन्ट्रवेंशन टू बी स्टेटेड। समझिएगा सर, बड़ा इजी है सर। सर डायरेक्ट डिपॉजिट से रिलेटेड सेक्शंस को ध्यान रखो, सेक्शन 73 टू सेक्शन 76 ऑफ द कंपनीज एक्ट, रूल्स मेड देयर अंडर एंड द डायरेक्टिव्स इशूड बाय द आरबीआई। सर इन दोनों से कंप्लाई करा है क्या? अगर सर नहीं करा है तो सर नेचर ऑफ सच कॉन्ट्रवेंशन टू बी स्टेटेड। साथ के साथ में सर अगर कोई एनसीएलटी कंपनी लॉ बोर्ड आरबीआई ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया है तो सर उसकी कंप्लाई हुई है नहीं हुई है, आपको इससे रिलेटेड रिपोर्ट करना पड़ता है। सर बहुत ईजी है सर, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, जस्ट आपको ये लिख के आना है। सर लॉ से लिंक कर दो, सेक्शन बोलो ना मेरे साथ में। फर्स्ट पॉइंट, सेक्शन 73 से सेक्शन 70 से 76 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, सर आरबीआई के डायरेक्टिव्स कंप्लाई हुए क्या? इफ नॉट, गिव डिटेल्स ऑफ नेचर ऑफ सच कॉन्ट्रवेंशन। साथ के साथ में सर कोई ऑर्डर पास हुआ है तो सर वो ऑर्डर कंप्लाई हुआ है क्या? बात खत्म सर, आगे बढ़ो। सर कॉस्ट रिकॉर्ड, कुछ कुछ कंपनीज को क्या करना होता है सर, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं। मैं आपको बोल दूं सर, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और कॉस्ट रिकॉर्ड बिल्कुल अलग होते हैं सर। यहाँ तक कि सर अपन पूरे सीए भी बन जाते हैं ना, तो भी आप कॉस्टिंग आप आईपीसीसी लेवल पे पढ़ते हो, फाइनल लेवल पे तो पढ़ते ही नहीं, तो अपन लोग तो सर आता ही नहीं। अब मैं आपको सही बताऊँ तो कॉस्टिंग करना, कॉस्ट रिकॉर्ड बढ़िया, अब अपन एलिजिबल ही नहीं, एक तरीके से नहीं है अपन में एफिशिएंसी, वो सही बता रहा हूँ मैं आपको सर, कोर्स ही अड़िया सीए फाइनल का, ठीक है। कॉस्ट रिकॉर्ड होते भी बहुत जोरदार है। अब क्या होता है, कुछ सेक्शन के बेसिस पे कुछ कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। तो पहले तो ये बात कर लो कि सर सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट, क्या मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड स्पेसिफाइड बाय सीजी अंडर सेक्शन 148, क्या कंपनी उसमें फॉल करती है? और सर अगर फॉल करती है तो क्या कंपनी वो रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है क्या? क्या कंपनी वो रिकॉर्ड, क्या वो अकाउंट्स मेड एंड मेंटेन कर रही है क्या? बात खत्म सर। आप बात समझिएगा सर। सर वेदर कंपनी इज मेंटेनिंग ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 148, क्या कंपनी ये कॉस्ट रिकॉर्ड मेड कर रही है, मेंटेन कर रही है? बात खत्म सर, आगे बढ़ो। स्टैट्यूटरी ड्यूज, अगेन ए कैटेगरी क्लॉज, मेरी बात को ध्यान से सुनो। सर स्टैट्यूटरी ड्यूज में आपके जितने स्टैट्यूटरी ड्यूज आपको पता है सब आ गए सर, जीएसटी आ गया, इनकम टैक्स आ गया, टीडीएस आ गया,
ईएसआई आ गया, पीएफ आ गया, लेबर से रिलेटेड कोई टैक्स हो गया, सब आ गए सर, सारे टैक्सेस आ गए जितने आपको नाम पता है सर, वैट, सर्विस टैक्स, सब लिख दो सर। तो वैट सर्विस टैक्स तो हटिया ना, सब पे थोड़ी ना हटा है भाई, ठीक है। तो है ना भाई, अभी पेट्रोल डीजल पे तो है ही ना, ठीक है, पेट्रोल डीजल पे वैट है ना सर। तो ठीक है, अभी मेरी बात सुनो ना सर। स्टैट्यूटरी ड्यूज में दो बातें होती है सर। सर एक होती है सर अनडिस्प्यूटेड, और एक होती है सर डिस्प्यूटेड। मेरी बात को ध्यान से सुनो, पहले मैं डिस्प्यूटेड के बारे में चर्चा करता हूँ। सर डिस्प्यूटेड मतलब सर, सपोज करो जीएसटी डिपार्टमेंट ने कंपनी पे कोई डिमांड निकाली हुई है। सर कंपनी और जीएसटी डिपार्टमेंट आपस में सर नोटिस नोटिस, ऑर्डर ऑर्डर, जवाब जवाब, ये सब खेल रहे हैं सर, डिस्प्यूट है सर, मैटर डिस्प्यूट है, डिस्प्यूटेड मैटर है। तो डिस्प्यूटेड मैटर होता है ना, तो सर आपकी रिपोर्टिंग थोड़ी सी अलग होती है। अगर मैटर डिस्प्यूटेड है तो आपको लगता नहीं है सर शेयर होल्डर को पता होना चाहिए डिस्प्यूट किधर है, कितने अमाउंट का इन्वॉल्व है। हाँ सर, यही चीज़ें आपको बतानी होती है। सर अगर डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज है तो सर ऑडिटर को अमाउंट इन्वॉल्व बताना होता है, साथ के साथ कौन से फॉरम में ये डिस्प्यूट पेंडिंग है ये भी बताना पड़ता है। ठीक है सर। सर अमाउंट इन्वॉल्व बताना, साथ के साथ में जैसे जीएसटी वाला एग्जांपल था, तो जीएसटी में भी कौन से फॉरम पे वो पेंडिंग चल रहा है वो बताना सर। ठीक है सर। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ बोल देता हूँ सर। अगर आपके एग्जाम में कभी भी आपको डिमांड नोटिस का केस दिखे ना, तो आप उसको डिस्प्यूट मान लेना। एक छोटी सी टिप मैं आपको दे रहा हूँ। और एक और छोटी सी चीज़ सर, सर मेयर रिप्रेजेंटेशन टू कंसर्न डिपार्टमेंट नॉट टू बी ट्रीटेड एज डिस्प्यूट। सपोज करो इनकम टैक्स वालों ने कोई इंक्वायरी आप पे करी है, छोटी सी कोई इंक्वायरी करी, दैट इज़ नॉट ए डिस्प्यूटेड मैटर, है ना। वो कोई डिस्प्यूटेड मैटर नहीं, आपने उसका जवाब दे दिया सर, ठीक है ना। बट मान के चलना सर, आपको एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट बात है कि सर अमाउंट इन्वॉल्व बताना पड़ता है, फॉरम किधर वो पेंडिंग है वो बताना है, साथ के साथ में सर अगर डिमांड नोटिस का केस है, डिमांड नोटिस लिखा हुआ है, तो सर आप उसको डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज मान के चलना। समझे क्या सर? क्या ये बात आप समझे? हाँ सर। मैंने कहा बात करते हैं अनडिस्प्यूटेड। सर अनडिस्प्यूटेड मतलब सर वहाँ पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो कंपनी के लिए पहले हम देखते हैं सर वेदर कंपनी इज रेगुलर इन डिपॉजिटिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज। सर व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर? इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। देखो जीएसटी की ड्यू डेट है लेट्स से 3B की 20 तारीख की, कंपनी एक दिन गलती से डिले हो गई, बट नॉर्मली वो पे कर रही थी टाइमली, तो सर दैट इज रेगुलर ना, दैट इज रेगुलर। बेसिक कॉमन सेंस लग रहा है अपना। तो पहले आपको ये रिपोर्ट करना होता है वेदर कंपनी इज रेगुलर इन डिपॉजिटिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज। ठीक है, ये बताना पड़ता है सर। इफ नॉट, अगर नहीं है ना सर, सर तो माहौल बनता है सर। मेरी बात को सुनो ना सर, आप 31/3 के दिन खड़े हो जाना, 31/3 के दिन खड़े हो जाना और देखना सर कौन सी ऐसी ड्यूज है जिस पे डिस्प्यूट नहीं है और जिसको टाइम हुए हुए, ड्यू हुए हुए 6 मंथ से ज़्यादा हो गया है सर। सर 6 मंथ से ज़्यादा हो गया है ऐसी अनडिस्प्यूटेड ड्यूज जो आउटस्टैंडिंग है सर, सर वो आपको रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, क्या क्या ये बात आप समझे? सर डिस्प्यूटेड में तो सर अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, फॉरम कहाँ पे है, वो आपको बताना होता है। पर अनडिस्प्यूटेड में सर कंपनी क्या रेगुलर है इन डिपॉजिटिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज, अगर सर नहीं है तो आपको बताना होता है कि सर लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31/3 पे खड़े होकर देखना पड़ता है कि सर कौन सी ऐसी आउटस्टैंडिंग ड्यूज है जिसको ड्यू हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, वो आपको रिपोर्ट करना होता है। बात समझिएगा सर? क्या ये बात समझे सर? इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ए कैटेगरी की आपकी ये भी है। देन अनरिकॉर्डेड इनकम पढ़ के चलना, बस कुछ नहीं है सर। सर कोई अनरिकॉर्डेड इनकम थी जो डिस्क्लोज हुई है, सरेंडर हुई है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो अनरिकॉर्डेड इनकम थी, आपने इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने उसको सरेंडर कर दिया है, डिस्क्लोज कर दिया है, तो सर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में भी उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। हाँ सर, अगर कुछ ऐसा केस हुआ है तो ऑडिटर का यही फोकस होता है कि सर वेदर अनरिकॉर्डेड इनकम इज प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बात समझिएगा सर, टॉपिक खत्म हो गया सर। अनरिकॉर्डेड इनकम सिंपल है सर। सर कोई इनकम आपने इनकम टैक्स एक्ट में, लेट से आज चल रहा है 2025-26, ठीक है, 2025-26 चल रहा है, लेट से 2022-23 की इनकम आपने कहीं सरेंडर करी है, उसको रिकॉर्ड नहीं करा था, तो सर नहीं करा था आपने, डिस्क्लोजिव सरेंडर करी इनकम टैक्स एक्ट में, सर उसको आप रिकॉर्ड करो। और ऑडिटर का यही फोकस होता है कि सर अनडिस्क्लोज्ड या अनरिकॉर्डेड अमाउंट ऑफ इनकम, क्या ये प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अब डील हो गई है क्या? समझे क्या सर? रीड करके चलना, बात खत्म सर। आगे बढ़ूँ मैं? आगे बढ़ूँ, अगर आपको थोड़ा सा भी फास्ट लग रहा है आप स्पीड को धीरे कर सकते हो, यू हैव ऑप्शन। ठीक है, देन बात करते हैं सर एक और, ए कैटेगरी क्लॉज की, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बोरोइंग्स। मेरी बात को ध्यान से सुनना सर।
सर यहाँ पे एंगल क्या होता है? सर रिपोर्टिंग का एंगल ये होता है कि सर कंपनी डिफॉल्ट ने कर दिया है या करने की कगार पर है, उस बेसिस पे ये पूरा का पूरा क्लॉज बना हुआ है। अभी एक चीज समझो ना सर, सर ये बोरोइंग है, पहला आपने पढ़ा था वो लोन्स एंड एडवांसेस था। सर ये क्या है? सर बोरोइंग है, मतलब आपने बोरो करा है, और सर या तो डिफॉल्ट कर दिया या करने वाले हो, ऐसा कुछ क्लॉजेस में आपको हिंट देखने को मिलेगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज, क्योंकि सर इसके अंदर की सब क्लॉजेस में से क्वेश्चन आता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना सर। सर क्या कंपनी ने, वेदर कंपनी डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ लोन और अदर बोरिंग और इंटरेस्ट पेमेंट, अगर सर कंपनी ने डिफॉल्ट किया है तो सर ऑडिटर को ये बताना पड़ता है सर अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, पीरियड कितना इन्वॉल्व है। समझिए क्या सर? यहाँ पे सर इफ यस वाले पॉइंट को भी ध्यान से पढ़ना। सर वेदर कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन प्रिंसिपल पेमेंट और इन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, तो सर ये बताना होता है सर पीए, पीरियड कितना इन्वॉल्व है, अमाउंट कितना इन्वॉल्व है। पहली बात तो सर ये। सर दूसरा, सर क्या कंपनी विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर हुई है? सर विलफुल डिफॉल्टर कौन होता है? सर जिसके पास में पैसा होता है पर देने की इच्छा नहीं होती है। ये वही तुम्हारा दोस्त है जिसको तुमने सर दिया था, वो दे नहीं रहा है सर, विलफुल डिफॉल्टर है सर वो, है ना? सर आरबीआई घोषित कर देती है और हर बैंक के पास में ये लिस्ट होती है ना? तो सर विलफुल डिफॉल्टर अगर कंपनी है तो इट इज़ अ सीरियस मैटर। सर ये डिस्क्लोजर करना होता है कि वेदर कंपनी इज डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर बाय बैंक और एफआई। ओके सर। सर थर्ड केस सुनना मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से। सर कंपनी को दिया था टर्म लोन। क्या दिया था भाई कंपनी को? सर टर्म लोन दिया था। टर्म लोन जनरली किसके लिए होता है? सर प्लांट एंड मशीनरीज के लिए होता है। कंपनी को टर्म लोन दिया था, तो ऑडिटर को क्या रिपोर्ट करना है कि सर टर्म लोन जिस पर्पस के लिए दिया ना, उसी पर्पस के लिए यूज हुआ क्या? इफ नॉट, तो कौन से पर्पस के लिए यूज हुआ, कितना अमाउंट यूज हुआ, बता दो सर। तो वेदर टर्म लोन इज यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑब्टेन्ड, इफ नॉट रिपोर्ट करो अमाउंट ऑफ लोन डाइवर्टेड, पर्पस फॉर विच यूज। तो बेटा ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। समझ रहे हो क्या सर? क्या ये बात आप समझे? सर टर्म लोन कंपनी ने लिया है, जिस पर्पस के लिए लिया, क्या उस पर्पस के लिए यूज हुआ है? इफ नॉट, गिव द डिटेल ऑफ पीए, पर्पस एंड अमाउंट। देन सर, देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इस पे स्टार अलग से बना रखा है। और सर ये फोर्थ वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आपको, सुनो ना मेरी बात को। सर शॉर्ट टर्म बेसिस पे कंपनी ने लोन लिया था, तो कंपनी को सर शॉर्ट टर्म बेसिस पे यूज करना था। सर कंपनी ने उसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे ब्लॉक कर दिया पैसा। मतलब सर, लेट्स से सर शॉर्ट टर्म वाला पैसे को सर प्लांट एंड मशीनरी के लिए यूज कर लिया, दैट मीन्स कंपनी की सर लिक्विडिटी का इशू हो गया, एंड देयर कैन बी अ केस जहाँ पे पोटेंशियल डिफॉल्ट होने के चांसेस है। समझे क्या? सर पोटेंशियल डिफॉल्ट होने के चांसेस हो गए ना सर, शॉर्ट टर्म वाले पैसे को लॉन्ग टर्म में यूज कर लिया, ये तो ब्लॉक हो गया ना। अरे ये वही होता है जो शेयर मार्केट में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा दिमाग चल जाए। तो शेयर मार्केट में जो तुम पैसा शॉर्ट टर्म के लिए लगाते हो, वो लॉस हो जाता है तो वो लॉन्ग टर्म में बन जाता है। अरे रुक जा भाई, तू कहाँ जा रहा है? ठीक है, वो लॉन्ग टर्म में बन जाता है सर, यही कहानी हुई है सर। तो कंपनी ने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा यूज़ किया था, उसको यूज़ कर लिया है सर लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए। तो अगर ऐसा है तो सर आपको नेचर बताना पड़ता है, किस जगह पे यूज़ हुआ है, अमाउंट बताना पड़ता है। दिस इज़ अ ट्रिकी सिचुएशन। सर अगर क्वेश्चन में आ जाए लॉन्ग टर्म का पैसा शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर लिया है, सर दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। लॉन्ग टर्म का पैसा शॉर्ट टर्म में यूज़ कर लिया, दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। रिपोर्टिंग किस पे करनी होती है? सर शॉर्ट टर्म का पैसा लॉन्ग टर्म में यूज़ कर लिया है क्या? क्या ये बात आप समझिएगा सर? मैंने आपको दो क्वेश्चन बना दिए यहाँ पे। ठीक है सर। देन सर दो पॉइंट अब अलग है, चार पॉइंट अपन ने अलग पढ़े, अब दो पॉइंट थोड़े से सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएटेड से रिलेटेड है। सुनो ना मेरी बात को सर। सर क्या कंपनी ने, वेदर कंपनी हैज टेकन लोन फ्रॉम एनी एंटिटी, सर क्या कंपनी ने लोन लिया है टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट? सर आपने लोन लिया है सर टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ योर ग्रुप कंपनीज लाइक सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट, तो सर आपको बताना होता है कि अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, नेचर क्या है इस ट्रांजेक्शन का। समझिएगा सर? समझे? डन सर। आपने पैसा लिया किसी और के लिए, बताओ भाई कितना लिया, क्यों लिया, सब बताओ। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, सर कंपनी ने लोन लिया है सिक्योरिटीज प्लेज करके जॉइंट वेंचर सब्सिडरी और एसोसिएटेड की। सर कंपनी ने लोन लिया है सिक्योरिटी प्लेज करके, सर किसकी? सर जॉइंट वेंचर सब्सिडरी या एसोसिएट। सर अगर ऐसा है तो गिव डिटेल्स, रिपोर्ट इफ डिफॉल्ट। समझे क्या सर? सर आपने लोन लिया दूसरे की सिक्योरिटीज के बेसिस पे, जेवी एसोसिएट सब्सिडरी, तो अगर ऐसा है तो आपको डिटेल्स देनी है, और अगर सर डिफॉल्ट कर दिया है तो सर, डिफॉल्ट कर दिया तो उसकी भी डिटेल देनी है। ठीक है?
समझे क्या? समझे क्या? डिफ़ॉल्ट कर दिया तो बेसिकली ऑडिटर रिपोर्ट कर देगा उसको। समझे क्या सर? डन सर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज। प्लीज़ 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 इसको एक बार बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेना। सारे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं मैंने हाथों हाथ आपको बता दिए। अब आओ नेक्स्ट क्लॉज पे, इश्यूज ऑफ सिक्योरिटीज। सर इश्यूज ऑफ सिक्योरिटीज का थोड़ा सा बेसिक ज्ञान लेके चलो ताकि आपको क्लॉज याद हो जाए। सर इश्यू ऑफ सिक्योरिटी एक तो होता है सर पब्लिक ऑफर। सर पब्लिक ऑफर आईपीओ एफपीओ, इसकी बारे में भी अपन ने यहाँ पे बातें कर रखी है। और एक होता है सर प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है सर? कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स या प्रमोटर्स की मैनेजरियल पर्सन को प्राइवेटली शेयर इशू करे जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है सर, सेक्शन 42 सेक्शन 62 लॉ का बोलता है, उसके बेसिस पे आपको कंप्लाई करना पड़ता है। समझिए क्या सर? सर मैंने क्या बोला, इश्यू ऑफ सिक्योरिटी दो तरीके से होती है सर, एक पब्लिक ऑफर होता है, एक प्राइवेट होता है। प्राइवेट में सर सेक्शन 42 और सेक्शन 72 सेक्शन 62 की कंडीशन से कंप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब ये वही मुद्दा है सर, बड़ा इजी लगेगा आपको। सर अगर पहला तो है सर मनी रेज थ्रू आईपीओ एफपीओ ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, तो सर क्या उस पर्पस के लिए यूज हुआ है? और सर अगर नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, applied for the purpose raised, if not give the details of DDR। सर कितना डिले हुआ, कितना डिफॉल्ट है या रेक्टिफिकेशन कर दिया, तो सर उसको रिपोर्ट करके बताओ। सर आईपीओ एफपीओ में आपने पैसा रेज करा था, सर वो क्या पैसा उसी पर्पस के लिए यूज हुआ है? इफ नॉट गिव डीडीआर। ठीक है सर, ओके सर। सेकंड सर, सर क्या कंपनी ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट करा है ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स ड्यूरिंग द ईयर? तो सर सेक्शन 42 एंड सेक्शन 62 की कंडीशन से कंप्लाई कराया क्या? और सर उसी पर्पस के लिए वो यूज कराया क्या? whether section 42 and section 62 complied and fund used for the same purpose, if not give details of amount involved plus nature of non contravention, nature of non compliance। ठीक है, समझे क्या सर? सर समझा क्या सर आपको? सर पहला पॉइंट तो सर आईपीओ एफपीओ से रिलेटेड था कि सर जो फंड जिसके लिए यूज किया, फंड जिसके लिए रेज किया था वो उसी के लिए यूज करा गया, इफ नॉट गिव डिटेल्स और डीडीआर। ठीक है, व्हाट इज डीडीआर सर? डिले, डिफॉल्ट, रेक्टिफिकेशन। एंड सर दूसरा सर प्राइवेट प्लेसमेंट या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करा तो सेक्शन 42 सेक्शन 62 से कंप्लाई करा क्या? एंड यूज फॉर द पर्पस रेस्ड इफ नॉट गिव डिटेल्स। बात खत्म सर, बात खत्म, डन सर। दिस इज ए कैटेगरी। अगेन ए कैटेगरी है इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। बात समझिएगा सर? आपको बातें समझ में आती है क्या? हाँ सर। आओ मेरे साथ में नेक्स्ट क्लॉज की तरफ बढ़ो। द नेक्स्ट क्लॉज इज रिलेटिंग टू फ्रॉड। सुनना बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रॉड यहाँ पे सर तीन बातें हैं। फ्रॉड तीन बातें हैं, याद होनी चाहिए। सर फ्रॉड पहले तो सर कंपनी पे हुआ है या कंपनी ने करा है? दोनों आ गए सर। सर फ्रॉड या तो कंपनी पे हुआ है या कंपनी ने करा है, नोटिस और रिपोर्टेड। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर इफ यस, ऑडिटर को बताना पड़ता है नेचर क्या इन्वॉल्व है, अमाउंट कितना इन्वॉल्व है। सर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने फ्रॉड किया या कंपनी पे फ्रॉड हुआ है, तो सर आपको अमाउंट या नेचर बताना पड़ता है। ठीक है सर, डन सर। सेकंड क्या सर? सर 1 करोड़ के ऊपर फ्रॉड होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सर रिपोर्टिंग होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग होती है और ADT4 फॉर्म फाइल होता है। सर ऐसा हुआ है क्या? वेदर एनी रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 हैज बीन फाइल्ड बाय द ऑडिटर। फॉर्म कौन सा होता है? फॉर्म ADT4। याद करके चलना, एग्जाम में MCQ पूछ लेंगे। और सर थर्ड क्या होता है? सर कंपनी में ना विसल ब्लोअर होता है। कंपनी पे विसल ब्लोअर, कंपनी में विसल ब्लोअर होते हैं। जो विसल ब्लोअर है ना, अपने कंपनी ऑडिट कमेटी हो गई या रिस्पेक्टिव बॉडीज हो गई, उनको है ना कंप्लेंट्स देते हैं। तो ऑडिटर का फोकस क्या रहेगा कि सर क्या कंपनी ने विसल ब्लोअर की कंप्लेन को कंसीडर कराया क्या? वेदर ऑडिटर हैज कंसीडर्ड विसल ब्लोअर कंप्लेन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर बाय द कंपनी। अरे वो विसल ब्लोअर ऑडिटर के कान में नहीं बोलता, अरे नहीं नहीं, जिसको भी बोला है कंपनी ने क्या विसल ब्लोअर की कंप्लेन कंसीडर करी है क्या, ये बातों को ध्यान में रख के चलना। तो 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर। फ्रॉड, whether any fraud by the company on the company reported or notice during the year, if yes nature and amount बताओ। सर क्या कंपनी ने फॉर्म ADT4 फाइल कर दिया है फॉर 143 सबसेक्शन 12 की कंप्लायंस में? एंड सर क्या ऑडिटर ने विसल ब्लोअर की कंप्लेन जो भी रिसीव हुई है ड्यूरिंग द ईयर उसको कंसीडर कराया क्या? ठीक है, इसकी लैंग्वेज में कंफ्यूज मत होना सर। विसल ब्लोअर की कंप्लेन सर, विसल ब्लोअर कंपनी को बताता है, ऑडिटर ये देखता है कि सर कंपनी ने उसको कंसीडर कराया क्या। समझे क्या सर? समझे क्या? क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर। देन नाउ नेक्स्ट, निधि। तो निधि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो निधि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो निधि नहीं भाई, निधि कंपनी की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ। अच्छा, चलो निधि की बात अपन कर लेते हैं। तो सर निधि से रिलेटेड तो सर लॉ में जो आपको कंडीशंस दे रखी ना, वो आपको याद करके जानी है एज इट इज़, कोई इफ एंड कोई बट नहीं है।
सर निधि कंपनी क्या होती है? निधि कंपनी क्या होती है, चलो अभी मैं रिवीजन में इतना नहीं बताऊंगा, बट आप कंडीशंस पे फोकस कर लो। क्या निधि कंपनी ने कंप्लाई करा है क्या विथ नेट ओन फंड टू डिपॉजिट 1:20 रेशियो? बोलो ना भाई। क्या निधि कंपनी हैज कंप्लाइड विथ नेट ओन फंड टू डिपॉजिट 1:20? एंड क्या निधि कंपनी इज मेंटेनिंग 10% अनएनकम्पर्ड टर्म डिपॉजिट? दिस इज अ मिनिमम परसेंटेज। सर व्हाट डू यू मीन बाय अनएनकम्पर्ड? फ्री डिपॉजिट्स होते हैं ये। ठीक है, तो निधि कंपनी सर, क्या निधि कंपनी नेट ओन फंड टू डिपॉजिट का रेशियो 1:20 मेंटेन कर रही है? साथ के साथ में सर अनएनकम्पर्ड टर्म डिपॉजिट 10% मिनिमम मेंटेन है क्या? सर अगर निधि कंपनी ने डिफॉल्ट करा इन पेमेंट, तो सर आपको बताना पड़ता है उसकी डिटेल देनी पड़ती है। समझे क्या सर? समझे क्या? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट में डिफॉल्ट हुआ है तो सर उसकी डिटेल देनी पड़ती है। सर इसको याद करके चलना सर, तीनों कंडीशन आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। नेट ओन फंड टू डिपॉजिट 1:20, 10% अनएनकम्पर्ड टर्म डिपॉजिट, एंड थर्ड इफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, गिव डिटेल्स देयर ऑफ। रिलेटेड पार्टी रीड करके चलना बस। सर रिलेटेड पार्टी के ट्रांजेक्शन्स है तो सर सेक्शंस याद रखना पड़ेगा आपको। 177 एंड 188 के कंप्लाई हुए हुए क्या? साथ के साथ में एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ जो डिस्क्लोजर करने चाहिए एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सर वो क्या कंपनी ने करे क्या, आपको ये रिपोर्ट करना होता है। ट्रांजेक्शन्स विद रिलेटेड पार्टी आर इन कंप्लायंस विद सेक्शन 177 एंड 188। Also, auditor need to give detail whether related party disclosure has been done as per the applicable FRF. डन सर? क्लैरिटी है? हाँ सर। आओ नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिट। मेरी बात को ध्यान से सुनो ना। सर कंपनी के साइज और नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से सर इंटरनल ऑडिट सिस्टम है क्या? फॉर एग्जांपल रिलायंस जैसी एंटिटी में इंटरनल ऑडिट के 2 जने काम कर रहे हैं, सर गलत है ना वो? तो वेदर कंपनी हैज इंटरनल ऑडिट सिस्टम अकॉर्डिंग टू द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। और सर स्टैच्यूटरी ऑडिटर प्लीज रिपोर्ट करके तूने उस इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को कंसिडर कराया नहीं कराया? वेदर रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिटर कंसिडर्ड बाय द स्टैच्यूटरी ऑडिटर। बात खत्म। सर 2 पॉइंट ध्यान में रख लोगे क्या सर? सर वेदर कंपनी हैज इंटरनल ऑडिट सिस्टम कमेंसरेट विद द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। एंड सर सेकंड सर, वेदर स्टैच्यूटरी ऑडिटर हैज कंसिडर्ड द रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिटर। बात खत्म सर, आगे चलो। सर नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स। सर नॉन कैश ट्रांजेक्शन किन के बीच में? सर कंपनी और डायरेक्टर्स और पर्सन कनेक्टेड विद हिम। तो फॉर एग्जांपल कंपनी ने डायरेक्टर को कुछ दिया, नॉन लेट्स से कोई कार दे दी, और डायरेक्टर ने कंपनी को कोई लेट्स से दूसरी कार दे दी, एक्सचेंज कर रहे हैं सर, नॉन कैश ट्रांजेक्शन। तो सर वहाँ पे सर सिंपल ध्यान रखना, सेक्शन 192 की कंप्लायंस हुई है क्या? लॉ में सेक्शन 192 की कंप्लायंस हुई है कि बस इतना सा लिख के आ जाना। बस आपको ध्यान है सर, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज में 4262 की बातें करी थी अपन ने, रिलेटेड पार्टी में 177 188 की बातें करी थी। याद है क्या? याद है क्या ये बातें? हाँ सर। देन आओ नेक्स्ट 16th पे आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। एनबीएफसी एंड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब देखो, अपन नेक्स्ट क्लॉज कर लेते हैं, एनबीएफसी एंड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये क्लॉज स्पेसिफिकली रट्टाफिकेशन वाली क्लॉज है। मेरी बात को सुनो ना सर। सर क्या होता है सर, अगर आपको एनबीएफसी की तरह काम करना है ना, मतलब आप कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो, आप एनबीएफसी के डेफिनेशन में आ रहे हो, तो आपको सर आरबीआई से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। सर ये पहला पॉइंट यही बोल रहा है। सर वेदर कंपनी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 45 IA, सेक्शन याद करना पड़ेगा सर, 45 IA ऑफ आरबीआई। ठीक है, क्या कंपनी को रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट थी? अगर थी तो क्या उसने ले लिया है? बात खत्म। इफ सो वेदर रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड। ठीक है सर। सेकंड सर, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होती है। सर क्या कंपनी सर हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी कर रही है? सर अगर कर रही है तो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ले लिया गया, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आरबीआई ले लिया गया। बात खत्म सर। सर 2 पॉइंट तो बड़े इजी थे। बोलो ना सर, बोलो ना। वेदर कंपनी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर सेक्शन 45 IA ऑफ आरबीआई। इफ सो वेदर रजिस्ट्रेशन ऑप्टेन। क्या कंपनी सर हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी कर रही है? सर अगर कर रही है तो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है क्या? बात खत्म सर। थर्ड सर, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज भी होती है। तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या, कि वेदर कंपनी इज कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, अगर है तो क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है? साथ के साथ में सर एक ग्रुप में एक से ज़्यादा कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी भी हो सकती है, अगर है तो वो उसकी डिटेल दे दो। बात खत्म सर। सर इतने पॉइंट्स ध्यान में रख लेना, काम हो जाएगा। ठीक है सर। सर ये थोड़ा सा रट्टाफिकेशन आपको करके चलनी है। अच्छा, एक चीज़ छोटी सी और ध्यान में रखना कि सर अगर कंपनी इज एग्जम्प्टेड और अनरजिस्टर्ड सीआईसी, तो क्या वो कंटिन्यू कर रही है, वो फुल क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है क्या अभी, वो ध्यान में रखते हुए चलना। देन आगे बढ़ते हैं सर, कैश लॉसेस। सर क्या कंपनी ने कैश लॉस किया है ड्यूरिंग द ईयर?
या प्रीवियस ईयर में। सर अगर कैश लॉस किया है ना तो आपको ऑडिटर को अमाउंट बताना पड़ता है कि कितना था। सर ड्यूरिंग द ईयर या प्रीवियस ईयर में। सर कैश लॉस हैज इनकर्ड इन करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो सर आपको बताना पड़ता है कि सर कितना अमाउंट ऑफ लॉस था। इजी है सर, बहुत ज़्यादा इजी है ये वाला तो। देन नेक्स्ट वाला सुनो, रेजिग्नेशन ऑफ प्रीवियस ऑडिटर। द प्रीवियस ऑडिटर ने ड्यूरिंग द ईयर रिजाइन किया था। द प्रीवियस ऑडिटर रिजाइन कर रहा है मतलब मामूली बात नहीं है सर, छोटी मोटी बात नहीं है सर, उसको कुछ इशू था सर, रेजिग्नेशन करके गया है। तो सर प्रीवियस ऑडिटर ने अगर रिजाइन करा है ना, तो सर नए इनकमिंग ऑडिटर तुमने उसके ऑब्जेक्शंस को कंसीडर कर लिया क्या? उसने जो भी इश्यूज रेज करे थे, ऑब्जेक्शन रेज करे थे, उसको कंसीडर कर लिया क्या? प्लीज कमेंट। सर सिंपल सर, सर क्या बताऊँ इसमें। ठीक है, आप खुद से पढ़ोगे ना कितना इजी लगेगा आपको, इतना इस तरीके से नोट्स बना रखे हैं। ठीक है सर। सर नेक्स्ट आ जाओ। सर गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न में सिंपल सा क्या फंडामेंटल होता है सर, आप आज खड़े हो, आपको एंटिटी को असेसमेंट करना होता है और मिनिमम 12 मंथ्स का तो असेसमेंट करना ही होता है। तो यही यहाँ पे बातें कर रखी है सर, ऑन बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज, ऑन बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज, एजिंग एंड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन, payment of financial liability, other information, auditor knowledge of management plan. Sir, whether auditor is of opinion that there is no material uncertainty exists as on the date of audit report. क्या सिस्टम केपेबल है मीटिंग लाइबिलिटी एट द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलिंग विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब सर मैं सिंपल बोलता हूँ सर, गोइंग कंसर्न सही है क्या? सर क्या मटेरियल अनसर्टिनिटी एग्जिस्ट करती है क्या? इससे रिलेटिंग कारों में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। बात समझिए क्या सर, क्या ये बात समझे? हाँ सर। सुनो ना, लास्ट क्लॉज है ए कैटेगरी की, बाकी अभी थोड़ी मिसलिनियस क्लॉजेस थी, लास्ट क्लॉज ए कैटेगरी की है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सर सी एस आर, इसके अलावा भी एक और मैं बताऊंगा, पर अभी एक और सुनो मेन। सी एस आर सर, फंडा क्या होता है सर, कि अगर कम सी एस आर में आप फॉल करते हो, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है, और आपको सर 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट स्पेंड करना पड़ता है। हाँ सर। सर अगर आपने स्पेंड नहीं किया तो पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेना। सर अगर ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है, सर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो आप क्या करो सर, सीएसआर का जो भी अमाउंट है ना, इट शुड बी ट्रांसफर टू Schedule 7 फंड विद इन 6 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड। मोदी जी बोलते हैं यार तुमसे नहीं हो रहा ना, एक काम करो, आप Schedule 7 फंड में ट्रांसफर कर दो विद इन 6 महीने में, हम देख लेंगे क्या करना है। ठीक है सर, ये कौन से फंड होते हैं? पीएम केयर्स फंड, ये सभी होते हैं। बट सपोज करो सर, इट रिलेट्स टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, इट रिलेट्स टू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। ठीक है सर, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट क्या होता है? मतलब जिसका टेन्योर थोड़ा सा बड़ा है, फॉर एग्जांपल लेट्स से हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन में है। अब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में है ना, तो आपको क्या करना होता है, ईयर एंड खत्म होती है उसको है ना सर, इस अनस्पेंड अमाउंट को सर स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। क्या ये बात आप समझे सर? इसके अलावा भी बहुत सारी बातें होती है सीएसआर में, बस आपको कारो रिपोर्टिंग में इतनी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है सर। अभी आपको अगर ये फंडामेंटल क्लियर है सर, क्या कि सर अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड रिलेटेड नहीं है स्पेंडिंग, तो इट शुड बी ट्रांसफर, अनस्पेंड अमाउंट शुड बी ट्रांसफर विद इन 6 मंथ्स ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सर किस में सर? Schedule 7 फंड में। और सर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है तो ट्रांसफर अनस्पेंड अमाउंट टू स्पेशल अकाउंट। सर ऑडिटर को यही देखना होता है कि ये सब हो गया है क्या, और इसको एक बार आप है ना रीड करना। किससे सर? आप इसको रीड करना अपने नोट से। क्या ये बात आपको समझ में आती है? सीएसआर का बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझे क्या सर? हाँ सर। एक बार वीडियो को पॉज कर लो, इसको रीड कर लेना, इसको रीड कर लेना, वीडियो को पॉज कर लो। ठीक है सर। देन लास्ट बात है ग्रुप कंपनीज की। देखो क्या होता है सर, ग्रुप कंपनीज के केस में कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कारों की रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सर क्यों? अलग अलग कंपनीज हैं, उनके ऑडिटर ने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया है, तो आपको अलग से रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं बोलता हूँ सर, ग्रुप कंपनीज के जो इंडिविजुअल ऑडिटर्स हैं ना, उन्होंने सर कोई एडवर्स या क्वालिफाइड रिमार्क डाला था किसी क्लॉज में, तो फिर आपको वो मेंशन करना पड़ेगा कि सर कहाँ पे उसने एडवर्स या क्वालिफाइड रिमार्क डाला था। आप बात को समझिए क्या सर? सर ग्रुप कंपनीज में बाकी किसी भी क्लॉज पे रिपोर्टिंग नहीं होती है, बस इसी क्लॉज में रिपोर्टिंग होती है सर। सर क्या? where the qualification or adverse remark by respective auditor in Caro report of company is included in the financial statement? If yes, indicate the details of a company plus paragraph number of Caro report containing qualification or adverse remark. बाकी सब ग्रुप कंपनी पे कारो मतलब जो आपकी जो मेन कंसोलिडेट वाला कंपनी होती है,
होल्डिंग कंपनी, दैट्स इट। उस पे सर कारों पे आपको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस ये वाली क्लॉज पे आती है। बात समझे क्या सर? क्या ये बात समझे? दैट्स इट सर। ये बहुत ही प्यारा रिवीजन था। आई हैव ट्राइड कि मैं आपको कारो पूरा अच्छे से करवा दूँ। अब आप इसको 1 घंटा करोगे ना खुद से, आपका कारो मक्खन की तरह हो जाएगा भाई, मक्खन की तरह। ठीक है सर? वीडियो पसंद आया भाई, जल्दी से कमेंट कर दो यार, कैसा लगा तुम्हें? अच्छा लगा, नहीं लगा? कारो इस तरीके से कभी पढ़ा था कि एक बार बताओ मुझे। ठीक है? एंड डू लाइक, लाइक करो भाई, दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। चलो, थैंक यू। दिस वॉज ऑल अबाउट कारो 2020। थैंक यू।